जी साइंस का चैप्टर नंबर 10 है। ये हाफ ईयरली के सिलेबस में है, इसलिए इस चैप्टर को पहले कराया जा रहा है। चैप्टर का टाइटल है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, तो एडोलेसेंस की एज तक पहुंचता है कोई भी बच्चा या कोई भी टीनेजर, तो उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आ जाते हैं या कौन कौन से बदलाव आते हैं, हम इनके बारे में देखेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि एनिमल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है ना, अगर आप इट इज़ ओनली आफ्टर गोइंग अप इन अ सर्टेन, ऐसा नहीं होता है कि रिप्रोडक्शन एक किसी भी एज में हो सकता है। एक आपकी एक सर्टेन एज होती है, जब आप उस पर पहुंचते हैं तब आपका रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है शुरू होती है। ऐसी ही एज ह्यूमन बींग्स की भी होती है, जिस तरीके से एनिमल की होती है वैसे ही ह्यूमन बींग्स की भी होती है। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि वो कौन सी एज है, कौन कौन से चेंज है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर आते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पीरियड के टाइम पे या फिर एडोलेसेंस तक पहुंचने के टाइम पे। चैप्टर 9 में आपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा था आपकी बॉडी में। जब एडल्ट आप होते हैं, चाइल्ड जब ग्रो होता है, तो हार्मोन्स का क्या रोल होता है आपकी बॉडी में चेंजेस को लाने के लिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एडोलेसेंस एंड पॉवर्टी। भूजू जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है अपना 12th बर्थडे अपने फ्रेंड के साथ में। ठीक है ना, तो भूजू और पहेली जो है दोनों ही क्या कर रही हैं, चैटिंग कर रही है अपने पेरेंट्स के साथ में। ठीक है, तो पेरेंट्स के साथ जब वो चैटिंग कर रही हैं तो पहेली जो है वो स्टडी कर रही है ऑल गर्ल्स स्कूल में, और वो स्टार्ट कर देती है हंसना। वो रिमार्क करती है कि जो भूजू का स्कूल है, ठीक है ना, भूजू के स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं वो उनसे 1 साल के बाद मिलती है, और सडनली ये देखती है कि उनकी हाइट इतनी बढ़ गई है। और फिर वो उनको देखने के बाद फ़नी होती है कि उनके जो हेयर है, हेयर लाइंस, उनके जो लिप्स है, लिप्स के ऊपर हेयर्स आ चुके हैं। मदर एक्सप्लेन करती है बेटा कि बॉय ग्रो होने लग जाते हैं तो उनके क्या आने लग जाते हैं, फेस पर बाल आने लग जाते हैं, हेयर्स आने लग जाते हैं, तो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो फ्रॉम द डे 1 इज़ बॉर्न, जिस दिन से वो लोग जन्म लेते हैं, और फिर 10 और 11 की एज को जैसे ही क्रॉस करते हैं वैसे ही उनकी जो ग्रोथ है वो नोटिसेबल हो जाती है। तुम उस ग्रोथ को बच्चों की को नोटिस कर सकते हो कि अभी इतना बड़ा हो गया, इतनी हाइट हो गई। 10-11 साल के बाद आप उसे नोटिस कर सकते हो। तो ये चेंजेस जो आने लग जाते हैं बेटा बॉडी के अंदर, ये ग्रोइंग पार्ट का पार्ट होता है कि आपकी बॉडी ग्रो हो रही है, ये शो करा जाता है इसमें। ग्रोइंग बेटा एक नेचुरल प्रोसेस है, आप कभी भी अपने आप से नहीं करते हो, ये नेचुरल प्रोसेस खुद ब खुद ग्रोइंग होती है आपकी बॉडी की। तो वो पीरियड ऑफ लाइफ जिसमें कोई भी चेंजेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को शो करते हैं, यानी कि अब इस मैच्योरिटी को शो करते हैं, रिप्रोडक्शन आप कर सकते हैं, आप अपने जैसा एक और नया बेबी फॉर्म कर सकते हैं, तो उस एज को कहते हैं बेटा एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की जो एज है बेटा 11 से 18-19 एज तक आपकी रहती है, सॉरी 18-19 एज तक अभी कंप्लीट आ जाती है। ठीक है ना, तो पीरियड होता है टीन्स का, क्योंकि 13 से शुरू होती है तो इसीलिए से टीनेजर भी कहते हैं इस एज को। 13 से 18 या 19 साल के जो बच्चे होते हैं ना, टीनेजर कहा जाता है। और ये एडोलेसेंस की एज भी होती है आपकी। एडोलेसेंस की एज कितनी होती है बेटा, 13 से 18 साल आपकी एडोलेसेंस की एज होती है। 13 से शुरू होती है तो इसे टीनेजर भी कहा जाता है। गर्ल्स जो होती हैं एडोलेसेंट होना इनसे बॉयज़ से 2 साल पहले से शुरू कर देती हैं। ठीक है ना, अगर बॉयज़ अगर 13 से हो रहे हैं तो गर्ल्स की एडोलेसेंस एज 11 साल से हो जाएगी, 18-19 साल तक के बीच में एडोलेसेंस की एज उनकी आएगी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो होती है बहुत सारे चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस के दौरान। सबसे बड़ा चेंज लड़कियों में होता है पॉवर्टी का। ये इंपॉर्टेंट चेंज होता है पॉवर्टी का, जो इज दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम, इस पॉवर्टी के एज में क्या होता है, बॉयज़ और गर्ल्स जो है दोनों ही मिलकर के रिप्रोडक्शन करके एक नए बेबी को फॉर्मेशन कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी वो ला सकते हैं। ठीक है, आगे देखो चेंजेस इन पॉवर्टी। पॉवर्टी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। पहला चेंज होता है बेटा कि हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्या चेंज होता है, हाइट इन पॉवर्टी में आपकी हाइट सडनली इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना, आपकी बोन्स जो है वो लॉन्ग हो जाएंगी, और आपकी बोन्स और आर्म्स लेग दोनों ही इलेंगेट हो जाएंगी, यानी कि साइज़ उनका बढ़ जाएगा। हाइट अगर आपको निकालनी है तो एक फॉर्मूला दे रखा है, आपकी जो प्रेजेंट में हाइट है आप उसको ऊपर लिखिए, और जो फुल हाइट होनी चाहिए एक एज की वो हाइट नीचे लिखिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। ये चार्ट बना हुआ है, इसमें शो किया गया है कि किस एज ग्रुप के बच्चे की हाइट फुल कितनी होती है। अगर 8 साल का बच्चा है तो उसकी 72% हाइट बढ़ चुकी होती है, लड़की की 77। 9 साल के बच्चे की हाइट जो है लड़के की 75% बढ़ चुकी होती है, लड़की की 81% बढ़ चुकी होती है। तो आप देखोगे बेटा कि लड़के की जो एज है वो 18 साल तक 100% हो जाती है, लड़की की 17 साल पर ही 100% हो जाती है। कोई किसी लड़की की एज 18 साल तक भी बढ़ती है। तो इसका मतलब हम मान सकते हो 15, 16, 17, 18 के जब बच्चा हो जाता है तो आपको पता चल जाती है कि बच्चे की एज अब बढ़ गई है, अब इससे ज़्यादा बच्चे की एज बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि 18 साल के बाद बच्चे की एज फिर नहीं बढ़ती है। ठीक है, आगे देखो इनिशियली जो लड़कियां होती हैं वो बॉयज़ से बहुत तेज़ी से फास्टर ग्रो करती हैं। ठीक है ना, 18 साल के लगभग, लेकिन जब वो उनकी मैक्सिमम हाइट है 18 साल पे पहुंच जाती है, 18 साल के बाद उनकी हाइट में कोई बदलाव नहीं होता है। ये सारे चेंजेस बेटा आपकी एडोलेसेंस एज में ही होते हैं, जिनमें पहला चेंज आपका हाइट का मैंने आपको बताया है। उसके बाद देखो पहली जो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके सारी पार्ट्स अभी बॉडी के भी ग्रो नहीं करे हैं सेम रेट से। उसके आर्म और लेग और हैंड्स जो हैं वो एडोलेसेंस के ओवर साइज दिखाई दे रहे हैं, उनका प्रोपोर्शन आउट ऑफ है, यानी कि उसके हाथ पर बहुत ज़्यादा
बड़े बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो उसकी बॉडी क्या है, प्रोपोर्शनेट बॉडी नहीं बन पाई है। यानी प्रोपोर्शनेट का बॉडी क्या होता है, हर चीज़ का एक पर्टिकुलर लेंथ होता है, हाथ कितने होने चाहिए इस एज ग्रुप पे, कितने बड़े हाथ हों, कितने बड़े पैर हों, तो प्रोपोर्शनेट हाइट उसकी बॉडी की ग्रोथ नहीं हुई है। आपने नोटिस किया होगा कि हाइट किसी भी इंडिविजुअल की ज़्यादा या कम हो जाती है फैमिली मेम्बर में। ऐसा इसलिए होता है, हाइट डिपेंड करती है आपके जीन्स पे, आपके पेरेंट्स से जो आपको जीन्स मिलते हैं उन पर आपको हाइट जो है डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही तरीके का खाना खाएं जब आप ग्रो कर रहे हैं। अगर आप सही तरीके का खाना नहीं खा रहे हैं अपनी ग्रोइंग एज के अंदर, 13 से 18 साल की एज के अंदर, तो आपकी हाइट जो है फिर वो ग्रो सही नहीं करेगी। पहला फैक्टर होता है इनहेरिटेंट, माता पिता के जो जीन्स है। दूसरा फैक्टर आपका ये भी होता है कि आप सही तरीके के खाने को एक्वायर करें, है ना, जिससे आपकी बोन्स को, मसल्स को और अदर बॉडी पार्ट्स को क्या मिलता है, एडिक्वाइट नरिशमेंट मिलता है, तो आपकी बॉडी फिर क्या करेगी, अच्छे से ग्रो करेगी। अब बॉडी शेप में बदलाव आता है बेटा। जो बॉयज़ होते हैं आपकी क्लास के, उनकी शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, चेस्ट उनकी ब्रॉड हो जाती है, ठीक है ना, कि जैसे ही वो प्रोवर्टी की एज में एंटर करते हैं तो सोल्जर्स उनके ब्रॉड होने लग जाते हैं। इसका मतलब उनके सोल्जर्स में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। लड़कियों की जो वेस्ट होती है वो वाइडर हो जाती है, ठीक है ना, उसके वेस्ट मतलब कमर, लड़कियों की जो कमर है वो बड़ी हो जाती है और लड़के की जो मसल्स है वो ग्रो करने लग जाती है। ये चेंज आपके एडोलेसेंस में बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंट होते हैं। वॉइस चेंज हो जाती है बेटा। पॉवर्टी में जो वॉइस बॉक्स है, लैरिंक्स है, वो भी ग्रो होने लगता है। जो आपकी गले की जो वॉइस बॉक्स है और जो लैरिंक्स है वो ग्रो होने लगता है। तो जो बॉय है उनकी आवाज़ जो है थोड़ी भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज़ क्या हो जाती है, थोड़ी पतली हो जाती है, क्योंकि बॉयज़ का जो ग्रोइंग बॉक्स है वो क्या करता है, प्रोटीन पार्ट जो होता है थ्रोट का उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है ना, लड़कों का होता है ये एडम्स एप्पल। लड़कियों का जो लैरिंक्स होता है वो हार्डली विजिबल, बहुत कम विजिबल होता है, आउटसाइड से आप उससे नहीं देख सकते, बहुत छोटा साइज होता है उसका। तो इसीलिए गर्ल्स की जो आवाज़ होती है पिच वॉइस होती है, बहुत पैनी आवाज़ होती है, और बॉयज़ की आवाज़ बहुत डीप होती है, बहुत भारी आवाज़ होती है। एडोलेसेंट में जो लड़का होता है कभी कभी उसकी जो मसल्स हैं, उसकी वॉइस बॉक्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उसकी आवाज़ दहाड़ने जैसी हो जाती है, हॉर्स टाइप की उसकी उसकी आवाज़ हो जाती है। इस स्टेट में कुछ दिन बाद वो वीक हो जाती है ना, फिर उसकी हाइट थोड़ी टाइम जो है नॉर्मल हो जाती है, लेकिन कुछ समय के लिए उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा दहाड़ने जैसी। देखो ये एडम एप्पल दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर, ये बॉयज़ का दिखाई देता है, लड़कियों का ये दिखाई इतना नहीं देता है, ठीक है ना, लड़कियों का बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, लड़कों का दिखाई देता है ये एडम्स एप्पल, क्योंकि इनकी वॉइस भारी होती है तो इनका लर्नेक्स और वॉइस बॉक्स थोड़ा बड़ा होता है। अब उसके बाद एक्टिविटी जैसे कि स्वेट है, सेबियस ग्लैंड है, ये भी आपकी बढ़ने लग जाती है। पॉवर्टी के समय में आपका जो पसीना है, जो आपकी स्वेट ग्लैंड है, जो आपकी पसीने को सीक्रेट करती है ना, हर ग्लैंड से कोई, हर हार्मोन ग्लैंड से ही सीक्रेट होता है, तो जो आपका पसीना सीक्रेट करने वाली ग्लैंड है स्वेट ग्लैंड, और जिसको आप सेबियस ग्लैंड है जो कि ऑयल ग्लैंड है ना, वो यानी कि आपका चेहरा क्या हो जाता है, आपके चेहरे पे ऑयल सा निकलने लग जाता है। आप ऐसे टच करोगे अपने चेहरे को तो ऐसे देखो कि ऑयल निकल रहा है ना, पसीना भी बहुत ज़्यादा आने लग जाता है इस वाली एज के अंदर। तो ये जो पसीना आता है आपका, ये आता है स्वेट ग्लैंड से, और जो आपका ऑयल निकलता है ये निकलता है सेबियस ग्लैंड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्वेट ग्लैंड और सेबियस ग्लैंड अपने जहाँ नोट्स बनाओ उसे वहाँ नोट कर लेना या अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ग्लैंड है जैसे कि स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड और सैलिवरी ग्लैंड, ये रिलीज करती है क्या क्या, इनके पास डक्ट होती है, इनके पास अपनी खुद की नली होती है, डक्टेबल होती है ये, ठीक है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड इनके पास डक्ट है अपने हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए। तो ऐसी ग्लैंड्स जिनके पास अपने हार्मोन सीक्रेट करने के लिए डक्ट होती है उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं बेटा। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी होती है इनके पास अपनी डक्ट नहीं होती है अपने हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए, डायरेक्टली जो है अपने जो भी हार्मोन है उसको सीक्रेट करती हैं, उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और एक्सोक्राइन वो होती है जिनके पास डक्ट होती है अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करने के लिए। अब देखो जिनकी स्किन बहुत ऑयली होती है ना, उनकी स्किन पे पिंपल्स बहुत निकलते हैं। अगर आप अपनी स्किन को कभी कभी ऐसे टच करो तो यहाँ ऑयल निकल के आ जाता है, तो उनकी स्किन पे पिंपल्स बहुत निकलते हैं, ठीक है ना, फेस उनके, ठीक है बेटा। अब देखेंगे बेटा सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के अंदर। तो आपने सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस के बारे में पहले चैप्टर में पढ़ा था। पुबर्टी के टाइम पे जो मेल का सेक्स ऑर्गन होता है जिसे टेस्टिस कहा जाता है, पेनिस होता है, कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, यानी कि मेल का टेस्टिस और पेनिस पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है। उसके बाद में जो आपकी टेस्टिस होती है वो स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, और लड़कियों में ओवरीज पूरी तरीके से एनलार्ज हो चुकी होती है और वहाँ पर एग का प्रोड्यूस होना शुरू हो चुका होता है। तो ओवरीज क्या करती है, स्टार्ट रिलीज मैच्योरिंग एग, मैच्योर एग जो है उसको रिलीज करना है। लड़कियों में मैच्योर एग रिलीज होना शुरू हो जाता है और लड़कों में टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका पेनिस और टेस्टिस दोनों ही डेवलप हो चुके होते हैं। मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल मैच्योरिटी में क्या होता है, एडोलेसेंस में ऐसा होता है बेटा कि बच्चों के अंदर बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं, थिंकिंग उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एडोलेसेंस में बच्चा इंडिपेंडेंट ज़्यादा हो जाता है पहले के मुताबिक, वो इंटेलेक्चुअल भी डेवलप हो जाता है ना, वो अपनी एज में सोच विचार करने लग जाता है क्या सही है उसके लिए क्या गलत है, उसका ब्रेन के पास ज़्यादा कैपेसिटी होती है लर्न करने की। एडोलेसेंट में बच्चा इनसिक्योर
इनसिक्योर भी फील करता है क्योंकि वो अपनी बॉडी को एडजस्ट कर रहा होता है, उसके बॉडी में ऐसे बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं जिनके बारे में उसे पहले नहीं पता होता है, तो बच्चा माइंडली मेंटली भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। ठीक है। सेकेंडली सेक्सुअल कैरेक्टर बेटा क्या होते हैं कि आपका गैमेट्स का प्रोड्यूस होना। टेस्टिस और ओवरीज आपको मैंने बताया पूरी रिप्रोडक्टिव हो चुकी होती है, तो उनसे गैमेट्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। स्पर्म और ओवा दोनों, स्पर्म आपका लड़कों में, ओवा आपकी लड़कियों में। तो गर्ल की जैसे ही पुबर्टी वाली एज शुरू हो जाती है तो बॉयज़ की, लड़कों में स्पर्म रिलीज होता है, लड़कियों में ओवा। ठीक है ना। तो प्रोड्यूस गैमेट्स होने लग जाते हैं, लड़कों में क्या होता है स्पर्म और लड़कियों में क्या रिलीज होने लग जाता है, ओवा रिलीज होने लग जाता है। और बॉय क्या होते हैं, उनका फेशियल हेयर शुरू हो जाते हैं, माउस्टैच कहा जाता है, बियर्ड कहा जाता है। ये फीचर जो है इनको डिस्टिंग्विश करते हैं मेल को फीमेल से। ठीक है ना। और ये फीचर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाते हैं। बियर्ड्स आना, माउस्टैच आना है ना, स्पर्म निकलना, ओवा निकलना, ये आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाते हैं। बॉय के चेस्ट पे हेयर आने लग जाते हैं। ठीक है ना। बॉयज और गर्ल्स के दोनों हेयर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। आर्म्स पे हेयर्स ग्रो होते हैं, थाई पर हेयर ग्रोज होते हैं, है ना, पब्लिक रीजन में। दूसरी बात क्या है कि चेंजेस होते हैं जैसे एडोलेसेंस, एडोलेसेंस में चेंज होते हैं, उनको चेंजेस को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, हार्मोन्स के द्वारा। हार्मोन बेटा डेफिनेशन याद रखना, हार्मोन कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है जिससे कि आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। ये हार्मोन सीक्रेट करते कौन सी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो हार्मोन आपका क्या है, कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार का क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। तो हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है। तो हार्मोन क्या है, आपका केमिकल सब्सटेंस है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है। साथ के साथ मेल हार्मोन को आप टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, जो कि रिलीज होने शुरू हो जाता है। कहाँ से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से। ठीक है ना। जब लड़का पुबर्टी की एज को एक्वायर कर लेता है तो उसकी टेस्टिस से हार्मोन रिलीज होने लग जाता है, इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है ना। उसके बाद में जैसे कि उसके फेशियल ग्रो हेयर आने लग जाते हैं, तो लेकिन जब लड़की पुबर्टी की एज पे पहुंच जाती है तो उसका ओवरी डेवलप होना शुरू हो जाता है। और ओवरी को डेवलप होना, ओवरी का रिलीज होना, प्रोड्यूस होना कहाँ से होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन से होता है। ठीक है ना। उसकी ब्रीस्ट जो होती है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। और ग्लैंड, मिल्क सीक्रेट ग्लैंड होती है एक मेमरी ग्लैंड, उससे मिल्क सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। ये फीमेल के अंदर होता है कि मेमरी ग्लैंड से मिल्क सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। प्रोडक्शन जो है हार्मोन्स का ये कंट्रोल में होता है अनदर हार्मोन्स के, जैसे कि आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये कंट्रोल करती है। ये आपके बाकी के हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को आप मास्टर ग्लैंड भी कहते हो क्योंकि बाकी के हार्मोन्स के रिलीज होने के पावर को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है बेटा। अब हार्मोन का क्या रोल होता है रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग के अंदर। एंडोक्राइन ग्लैंड मैंने बताया आपको, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हार्मोन को रिलीज करती है आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्ट, बिना किसी डक्ट का यूज़ नहीं करती है। और इसका जो बॉडी का टारगेट सेट है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड अपने हार्मोन को रिलीज करेगी, उस हार्मोन को उस जगह तक अपने आप ऑटोमेटिकली वो हार्मोन वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ का उसका टारगेट है, जिस जगह पर उसको पहुँचना है। और हमारी बॉडी फिर रिस्पॉन्स करना, जैसे ही वो हार्मोन रिलीज हो जाता है हमारी बॉडी उस हार्मोन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड को ही बेटा आप डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि इसके पास कोई डक्ट या कोई नली नहीं होती अपने हार्मोन को उस अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए। ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अपने हार्मोन को टारगेट तक पहुंचाती है। ओके बेटा। तो टेस्टिस और ओवरीज जो है ये सेक्स हार्मोन बोले जाते हैं क्योंकि ठीक है ना, टेस्टिस और ओवरीज को ही आप सेक्स हार्मोन बोलते हैं। आपने ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल देखे होंगे मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। सेक्स हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होते हैं बेटा, अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन फ्रॉम द, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करती है वही आपके सेक्स हार्मोन को कंट्रोल करके रखता है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है बहुत सारे हार्मोन्स को, जिससे कि ओवा मैच्योर होने लग जाता है। ओवरीज और स्पर्म जो है टेस्टिस से अपनी से ओवा ओवरीज से मैच्योर होने लग जाता है और स्पर्म टेस्टिस से मैच्योर होने लग जाता है। ठीक है। हार्मोन जो पिट्यूटरी स्टिमुलेट करेगी टेस्टिस और ओवरी में, पहले तो मेल में निकलेगा कौन सा हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है कौन सा हार्मोन मेल में, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और फीमेल में कौन सा निकलेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन। और कंट्रोल मास्टर कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। उसके बाद आपकी ये कहाँ पे पहुंचेगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंचेगा, अपने टारगेटिक साइड के अंदर पहुंचेगा। और फिर जैसे ही ये टारगेट साइड में पहुंचेगा आपकी बॉडी के अंदर क्या होने दिखाई देने लग जाएंगे, चेंजेस दिखाई देने लग जाएंगे पुबर्टी की एज के। ठीक है। पहेली और भूजू को अब समझ में आ गया, पुबर्टी का बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड का मार्क होता है, ये कैपेबल हो जाती है रिप्रोडक्शन के। ठीक है ना। उसके बाद में आप समझ सकते हो रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है कंटिन्यू हो रही है। पहलू और भिजू को बेटा समझ में आ गया था कि पुबर्टी जो है वो आपका बिगिनिंग होती है, मार्क होता है रिप्रोडक्टिव पीरियड की शुरुआत होने का, कि इंसान रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो गया, ये वो इंसान समझ सकता है जैसे ही उसकी पुबर्टी की एज शुरू हो जाती है। अब देखो बेटा रिप्रोडक्शन फेज लाइफ इन ह्यूमंस में, एडोलेसेंट से उसकी पता चल जाता है कि अब वो कैपेबल है रिप्रोडक्शन करने के लिए टेस्टिस और ओवरीज की मदद से। ये गैमेट्स होते हैं प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टिस आपका स्पर्म प्रोड्यूस करती है, ओवरी आपका ओवा प्रोड्यूस करती है। तो मैचुरेशन की जो कैपेसिटी है और प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है गैमेट्स की वो लॉन्गर टाइम तक रहती है मेल्स
मेल्स में फीमेल के मुताबिक मेल्स में ज़्यादा रहती है, फीमेल में कम रहती है। फीमेल के अंदर रिप्रोडक्शन की जो एज है पोवर्टी की 10 से 12 साल में शुरू हो जाती है और लास्ट 45 से 50 साल तक रहती है, ठीक है ना। ओवा मैच्योर होना शुरू हो जाता है, ओवा इतने टाइम तक ही प्रोड्यूस होता है। उसके बाद में जैसे ही उनकी एज जो है वो क्रॉस हो जाती है, ओवा मैच्योर रिलीज होने लग जाता है उनका 28 से 30 साल में, फिर ओवा की रिलीज होने की जो पावर है वो कम होने लग जाती है, यानी फिर ओवा कम रिलीज होता है और टाइम से रिलीज नहीं होता, लेट रिलीज होता है। तो इस पीरियड के अंदर यूट्रस जो होता है आपका बहुत थिक हो जाता है, जिससे कि एग को रिसीव कर पाए, है ना, और फर्टिलाइजेशन के लिए डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में आपका जब एग रिलीज हो जाता है तो उसकी लाइनिंग जो है यूट्रस की थिकली होना शुरू हो जाती है, ब्लड वेसल से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है ना। तो ये आपका ये जो ब्लीडिंग होती है ना वुमेन्स में, ब्लीडिंग होने का कारण जो होता है उसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन जो होता है 28 से 30 दिन का होता है। पहला मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो होगा पोवर्टी के साथ में शुरू हो जाएगा, जिसे बोला जाता है मेनार्क। और जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाएगा 45 से 50 साल में, तो उससे बोला जाएगा मेनोपॉज। मेनार्क होता है बेटा पॉवर्टी का स्टार्ट होना, और मेनोपॉज होता है आपकी पॉवर्टी का स्टॉप हो जाना, जो कि 45 से 50 साल में होता है। और पॉवर्टी का स्टार्ट होना वो 12 से 13 साल में शुरू हो जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत ही इरेगुलर रहती है, ये बहुत टाइम, मतलब कि इसको टाइम लगता है रेगुलर होने में, काफ़ी लंबे समय के बाद ये रेगुलर हो पाती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करने के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं। ये साइकिल जो है मेंस्ट्रुएशन ऑफ द एग को इंक्लूड करती है, जैसे कि आपके यूट्रिन वॉल का थिक होना, ब्रेकडाउन होना। ब्रेकडाउन होता है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ब्रेकडाउन हो जाती है, फिर आपकी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं होती है तो एग फर्टिलाइज हो जाता है, आपका डिवाइड हो जाता है यूट्रस के अंदर, और फिर उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होने शुरू हो जाते हैं। अब बॉय और गर्ल में सेक्स से रिलेटेड कौन कौन से भी डिटरमाइन है। अगर फर्टिलाइज एग हो जाता है, यानी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो जाइकोट बन जाता है, और जाइकोट अगर बन जाएगा तो आपका बेबी जो होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ये आपके क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं। क्रोमोसोम्स बेटा कुछ और नहीं बल्कि धागे के जैसा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक आपका स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स, है ना। फर्टिलाइज एग के अंदर मिलता है। क्रोमोसोम्स के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम्स वाले में भी होगा न्यूक्लियस। सारे ह्यूमन बींग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से कि बेटा आपके 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स तो सबके सेम होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स बोला जाता है। लेकिन 2 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं, यानी एक पेयर क्रोमोसोम का ऐसा होता है जो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होते हैं, जिन्हें आप सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जो कि आपका बेटा फीमेल के अंदर होता है एक्स और वाई, और मेल के अंदर होता है, सॉरी, मेल के अंदर होता है आपका एक्स और वाई, और फीमेल के अंदर दोनों ही एक्स होते हैं, है ना। लेकिन जब फीमेल का जो एक्स वाला क्रोमोसोम्स है वो फीमेल के एक्स वाले से, यानी कि एक्स और वाई आपका किसका होगा, मेल का, ठीक है, और फीमेल के दोनों ही एक्स होंगे। अगर आपके मेल का एक्स वाला वाई फीमेल के एक्स वाले से मिलता है तो लड़की का जन्म होता है। लेकिन अगर मेल का वाई वाला लड़की, क्योंकि लड़की में तो दोनों एक्स एक्स वाले हैं, तो डिसाइड कौन करेगा, लड़के का डिसाइड करेगा। अगर लड़के का एक्स वाई मिलता है, लड़की का एक्स मिलता है, तो आपका बॉय बेबी होगा। लेकिन अगर दोनों के ही एक्स एक्स मिल जाते हैं तो गर्ल बेबी होता है। तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा आपकी बॉडी का सेक्स जो है डिसाइड होता है कि फीमेल होगा कि मेल होगा, है ना। तो आप 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के द्वारा ये डिसाइड हो जाता है। देखो इसमें डायग्राम बना हुआ है नीचे एकदम, एक्स क्रोमोसोम्स, और अगर एक्स एक्स मिलेगा तो लड़की का जन्म होगा, और एक्स वाई मिलेगा तो लड़के का जन्म होगा। आपके लड़के का जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है वो एक्स वाई होता है, लड़की का जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है यानी 23rd पेयर जो होता है वो उसका एक्स एक्स होता है। इसीलिए आपके लड़का होगा या लड़की होगा, ये डिटर्मिनेशन आपका किसके क्रोमोसोम, किसके हार्मोन पर डिपेंड करता है, ये किसके क्रोमोसोम्स के पेयर पर डिपेंड करता है, लड़के के क्रोमोसोम्स के पेयर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये आप कब डिटरमाइन कर सकते हो, जब आपका जाइकोट फॉर्म हो चुका होता है, जब आपका बेबी अनबॉर्न बेबी आपका जाइकोट के रूप में आ चुका होता है। तो हार्मोन्स जो सेक्स हार्मोन के अलावा भी बहुत सारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं। ऊपर से शुरू करोगे तो सबसे ऊपर ब्रेन में है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, उसके नीचे थायराइड ग्लैंड, उसके नीचे ग्लैंड क्या करती है बेटा, हार्मोन को रिलीज करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपकी, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, उसके नीचे पैनक्रियास ग्लैंड है, उसके नीचे ओवरी की फीमेल ग्लैंड है, और अगर मेल है तो उसकी टेस्टिस ग्लैंड है, ठीक है ना। तो आपकी जो थायराइड होती है बेटा, थायराइड ग्लैंड से भी बीमारी होती है, इसका नाम है गोइटर। ये कब होती है, जब आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है। तो थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है, इसका नाम होता है थायरॉक्सिन, ठीक है ना। अगर वो थायरॉक्सिन टाइम से रिलीज नहीं करेगी तो आपको गोइटर नाम की बीमारी हो जाएगी। इंसुलिन बेटा आपकी रिलीज करती है पैनक्रियाज, अगर इंसुलिन टाइम से रिलीज नहीं होगा तो आपको डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाएगी। उसके बाद आपकी एड्रिनल ग्लैंड आती है। एड्रिनल ग्लैंड जो है आपकी, ये क्लिनिक में आप देखोगे तो एड्रिनल ग्लैंड जो है एक हार्मोन सीक्रेट करती है जो आपकी बॉडी के अंदर सॉल्ट के बैलेंस को बना करके रखता है। सॉल्ट का बैलेंस बना रहता है आपका एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड जो है एड्रेनालिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। हर ग्लैंड कोई ना कोई हार्मोन रिलीज करती है। तो एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनल हार्मोन रिलीज करेगी, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करेगी, और मैंने बताया एक और आपको ग्लैंड बनाई थी पैनक्रियास ग्लैंड, पैनक्रियास में इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड आपकी बॉडी में सॉल्ट को बैलेंस करती है, आपकी बॉडी को एडजस्ट करती है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा चिंता में है, तो आपकी एड्रिनल ग्लैंड ये आपको क्या करेगी, बॉडी को
मेंटेन करेगी। तो थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड जो है अपने हार्मोन रिलीज करती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हार्मोन, पिट्यूटरी जो है ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करती है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सेक्स हार्मोन के बारे में बताई, तो मैंने आपको बताया भी था कि ये सेक्स रिलेटेड चीज़ों को कंट्रोल करती है, बॉडी को बैलेंस करती है। हार्मोन्स का रोल क्या है आपकी लाइफ हिस्ट्री को, इंसेक्ट और फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री को कंप्लीट करने में। आपने पढ़ा होगा सिल्क मॉथ और फ्रॉग के बारे में। जो कैटरपिलर होता है ना वो बहुत सारी स्टेजेस से पास होकर जाता है, तब जाके एडल्ट मॉथ बन पाता है। ठीक है ना, जिसने आपने सिल्क मॉथ की हिस्ट्री पढ़ी होगी चैप्टर 9 में, तब आपने उसके बारे में फ्रॉग के बारे में भी पढ़ा होगा। तो बेटा वो चेंज जिसमें लार्वा से एडल्ट बनता है उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, यानी कि फ्रॉग पहले लार्वा होता है और लार्वा से जब वो एडल्ट बनता है तो उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो लार्वा से एडल्ट में बदलने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। उसके बाद में मेटामॉर्फोसिस जो इंसेक्ट में होता है उसे इंसेक्ट हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फ्रॉग के अंदर ये कंट्रोल किया जाता है थायरॉक्सिन, यानी कि अगर इंसेक्ट में, क्योंकि लार्वा से एडल्ट बनना दोनों में ही हो रहा है, अगर इंसेक्ट में हो रहा है तो इंसेक्ट हार्मोन कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर फ्रॉग में हो रहा है तो फ्रॉग के अंदर कौन कंट्रोल करेगा बेटा, थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करेगा। हार्मोन प्रोड्यूस होता है थायराइड के द्वारा। थायरॉक्सिन क्या करता है, आयोडीन प्रोड्यूस करता है, और अगर पानी के अंदर टैडपोल है, टैडपोल ग्रो नहीं करेगा अगर उसको सफिशिएंट आयोडीन नहीं मिलेगा, यानी कि जब तक फ्रॉग को सफिशिएंट आयोडीन नहीं मिलता वो अपनी बॉडी को ग्रोथ नहीं कर पाता और बड़ा नहीं हो पाता, तो एडल्ट नहीं बन पाएगा जब तक कि थायरॉक्सिन ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज नहीं कर, क्योंकि उसी के अंदर ही आयोडीन होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर आपकी फिजिकल और मेंटल जो वेलबींग है इंडिविजुअल की, वो डिपेंड करती है आपकी इंडिविजुअल हेल्थ के ऊपर, क्या फिजिकल और मेंटल वेलबींग आपकी कैसी है। बॉडी हेल्दी होगी, ह्यूमन बींग उस एज में हेल्दी होगा तो उसकी बैलेंस डाइट अच्छी होगी, तभी वो हेल्दी रह सकता है। पर्सन अगर ऑब्जर्व करता है, पर्सनल हाइजीन यानी साफ सफाई में रहता है, फिजिकल लगातार एक्सरसाइज करता है, तो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी कैसी रहेगी बेटा, अच्छी रहेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं और अच्छा खाना पीना रखते हैं। न्यूट्रिशनल नीड की जरूरत होती है एडोलेसेंस स्टेज में। एडोलेसेंस में आपकी रैपिड ग्रोथ होती है, रैपिड डेवलपमेंट होता है, तो आपको डाइट भी बहुत अच्छी लेनी चाहिए, आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन जैसी चीज़ें खानी चाहिए। इंडियन मील जैसे रोटी, राइस, दाल, वेजिटेबल, ये सब आपकी बैलेंस्ड मील है। मिल्क जो आपका बैलेंस फूड होता है, खुद ब खुद में अगर आप मिल्क पी रहे हो तो आपकी बॉडी को सारे तरीके के विटामिन और प्रोटीन्स का प्राप्त हो रहा है, तो मिल्क जरूर लेना चाहिए। फ्रूट्स जो होता है आपका, ये आपको नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। बच्चे को माता का मिल्क मिलता है, माता के मिल्क में सारी नरिशमेंट होती है, इसलिए बच्चे को माता का मिल्क दिया जाता है। आयरन जो होता है आपकी बॉडी को बिल्ड करता है। आयरन रिच फूड आपको खाना, जिसमें सारी पत्तियों वाले खाने होते हैं, और गुड़ आपका जो होता है, मीट आपकी होती है ना, आंवला होता है, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन आपको मिलता है। उसके बाद में आपका डिनर का जो खाना है उसमें आपको मिल्क, मीट और नट्स, पल्सेस वगैरह खानी चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन मिले, क्योंकि आपकी बॉडी को ग्रोथ के लिए प्रोटीन की ही जरूरत होती है। जो आपकी चिप्स पैक होकर के आती हैं, स्नैक पैक होकर के आते हैं, वो टेस्टी होते हैं क्योंकि वो रेगुलर मील्स को रिप्लेस कर रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती नहीं है, तो चिप्स वगैरह को थोड़ा कम खाना चाहिए। आपको प्रॉपर हाइजीन रखनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन मतलब आपको साफ सफाई रखना चाहिए। यहाँ पे हमें बाथरूम हमेशा वंस हफ्ते में एक बार अपना जो बाथरूम है साफ करना चाहिए, एक दिन में एक बार कम से कम साफ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जरूरी है टीनेजर के लिए, क्योंकि उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, स्वेट ग्लैंड्स आप उनकी डेवलप कर रही होती है, उनकी बॉडी में स्मेल आने लग जाती है, क्योंकि उनकी स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलने लग जाता है, तो बॉडी स्मेल करने लग जाती है। तो बॉडी के पार्ट्स को लगातार वॉश करें, क्लीन करें उनको, ठीक है ना। क्लीननेस जो होती है आपको बैक्टीरिया से बचाएगी, बैक्टीरिया आपके पास नहीं आएंगे तो आपको बीमारियां भी नहीं लगेंगी। गर्ल को स्पेशल केयर रखना चाहिए क्लीननेस का, क्योंकि उनकी मैचुरेशन साइकिल का फ्लो शुरू हो जाता है, तो उनको मैचुरेशन साइकिल के दौरान अपने आप को साफ रखना चाहिए। सैनिटरी हैपकिन्स को यूज़ करना चाहिए, होममेड पैड को यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर होममेड पैड यूज़ भी कर रहे हैं तो क्लीन होममेड पैड यूज़ करना चाहिए। 4 से 5 आवर आपको पैड कम से कम पैड आपको 4 से 5 घंटे में लगातार अपना चेंज कर लेना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज बेटा, वॉकिंग करना, फ्रेश एयर में फिट रहने के लिए आपको फ्रेश एयर में प्लेइंग करना, बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितने भी यंग बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं उनको लगातार वॉक, एक्सरसाइज करनी चाहिए, आउटडोर गेम्स प्ले करने चाहिए, ठीक है ना, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब नो टू ड्रग। एडोलेसेंस पीरियड में बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उसका माइंड जो होता है नॉर्मल पार्ट से बहुत ज़्यादा ग्रो करना होता है, तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और इनसिक्योर रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा अगर इनसिक्योर रहेगा तो वो ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। लेकिन हमें ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, डॉक्टर को प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए ड्रग्स को। ड्रग्स बहुत ज़्यादा एडिटिव होते हैं, अगर बच्चे एक बार लेगा तो उसे बार बार लेने का मन करेगा और फिर वो उसका एडिक्ट हो जाएगा और उसकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और आपकी बॉडी को भी लॉन्ग रन में जाके बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। एड्स की जो बीमारी है बेटा वो बहुत ही डेंजरस वायरस से होती है, जिसका नाम है HIV, ठीक है ना, ह्यूमन इम्यून वायरस है ये, कि आपकी एड्स बीमारी को करता है। ये वायरस जो होता है नॉर्मल पर्सन को इन्फेक्टेड कर देता है। ये वायरस बेटा आपका ट्रांसमिट हो जाता है फिर आपके बच्चे में, फिर मदर से बच्चे, क्योंकि बच्चा मदर का मिल्क पीता है, तो अगर माँ को हो रहा है अगर एड्स तो उसके बच्चे को भी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रांसमिट हो जाता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होता है। ये मेल फीमेल के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होने की वजह से ये जो हार्मोन है, ये जो बीमारी है वो उसी की वजह से होती है। एडोलेसेंट प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा आपकी कंट्री में, हमारी कंट्री में लीगल एज लड़कियों के लिए 18 साल है शादी करने की, लड़कों के लिए 21 साल है, क्योंकि
टीनेज मदर जो होती है प्रिपेयर नहीं होती है मेंटली फिजिकली मदरहुड के लिए, तो अर्ली मैरिज जो होती है मदरहुड को बीमार कर सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए कर्टेन एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटीज़ को हमें कम, यंग वुमेन जो होती हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी कम हो जाती है। इसीलिए हम लोगों ने मदरहुड के को प्रॉब्लम ना हो, मदरहुड की ऐसी प्रॉब्लम को हम फील कर सकें कि अर्ली एज में मदरहुड ना हो पाए, इस वजह से हमने 18 साल लड़कियों के लिए और 21 साल लड़कों के लिए शादी की एज जो है फिक्स करी है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो खत्म हो चुका है। बार बार पढ़ें, बार बार रिवाइज करें तो आपको ये चैप्टर याद हो जाएगा।